हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बेसिकली, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर, और बाकी के टॉपिक्स जो है नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या करा है, ये जो सारे नोट्स हैं पहले ही मैंने लिख के रख लिए हैं, ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बन सके। ठीक है, नहीं तो अगर मैं वीडियो में समझाते हुए लिखूंगा तो ज़्यादा लंबी बन जाती है वीडियो, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको शॉर्ट में हम FEM बोलेंगे। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? देखो, मार्केट सबसे पहले मार्केट समझते हैं। ठीक है, कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज होता है यहाँ पर। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब जहाँ पर फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब बेसिकली जब भी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना होता है, ठीक है, तो उस केस में भी हमको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ता है। इसके अलावा प्रोडक्ट सर्विस का इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जब भी करेंसी का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, करेंसी का ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि जब भी हम कोई करेंसी को एक्सचेंज करेंगे अपने देश की करेंसी के लिए, तो उस केस में भी जहाँ पे हम जाएंगे जिस मार्केट में करने के लिए, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, अ प्लेस वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सचेंज बाय इंडिविजुअल्स और बैंक्स। या तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, या बैंक्स भी कर सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। तो उस प्लेस को क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे। ठीक है, तो इस पे इससे ज़्यादा बड़ा नोट शायद ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है सेगमेंट्स ऑफ मार्केट। तो सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में हम देखेंगे कि कौन कौन इस मार्केट में हिस्सा लेता है, या कितने सेगमेंट होते हैं इस मार्केट के। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स तो बाद में पढ़ेंगे, बेसिकली कितने सेगमेंट होते हैं। तो इसके दो सेगमेंट होते हैं बेसिकली है, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। जैसे फॉरवर्ड मार्केट जो होता है वो होता है बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जिनको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आज की डेट में जो $1 है वो 83 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, अब लेकिन मेरे को एक 3 मंथ बाद का ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, अब 3 मंथ बाद का ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन मेरे को ट्रांजेक्शन अभी करना है, लेकिन मैं उसकी पेमेंट जो है 3 मंथ बाद करूँगा। तो उस केस में तो ये जो 83 रुपये का एक्सचेंज रेट है, या तो ये बढ़ सकता है या तो घट भी सकता है। तो उस केस में या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 3 मंथ का एक एडवांस कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। ठीक है, जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलूँगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे कि आज की डेट पे ही, ठीक है, प्राइस मेंशन कर देंगे कि कितने रुपए दूंगा मैं उस समय $1 के बदले में। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्पॉट मार्केट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा स्पॉट मार्केट पे होगा, वो मतलब करंट में जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसी पर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड टूडे, यानी जिस दिन कर रहे हो उसी दिन हो जाएगा ट्रांजेक्शन। और वो कौन से प्राइस पे होगा? स्पॉट प्राइस पर। स्पॉट प्राइस मतलब जो एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग होगा उस समय मार्केट में, उसी पर हो जाएगा वो। और इसके अंदर जो डिलीवरी होती है वो सेम टाइम पे मिल जाती है, और इसमें 2 दिन का सेटलमेंट रहता है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये 2 दिन के अंदर एक्सपायर होता है। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन आज हो रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन आज ही होगा, लेकिन इसका जो पेमेंट है, ठीक है, या इसकी डिलीवरी जो है, ठीक है, वो डिसाइडेड पीरियड के बाद होगी। जैसे कि मेरे केस में मैंने कितना एग्जांपल लिया है, 3 मंथ का, तो यानी इसमें 3 मंथ के बाद होगी, 90 डेज के बाद। ठीक है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके अंदर जो प्राइस होगा वो भी आज ही डिसाइड कर लेंगी दोनों पार्टीज। ठीक, अब ये बेसिकली जब हम आर्बिट्राज पढ़ेंगे, ठीक है, आर्बिट्राज भी करेंगे हम। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वो देखेंगे आर्बिट्राज वाली वीडियो के अंदर। अब अगला पार्ट है एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट्स जैसे मार्केट दो तरह की हो गई, तो इसलिए एक्सचेंज रेट भी दो तरह के होते हैं अपने। ठीक है, एक होता है स्पॉट एक्सचेंज रेट और एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है? बेसिकली जब द रेट पेड फॉर डिलीवरी विद इन 2 बिजनेस डेज, अगर 2 दिन में आपको डिलीवरी चाहिए किसी करेंसी की, तो उसके लिए आप स्पॉट रेट पर करोगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रेट क्या रहता है? कोटेड फॉर फिक्स पीरियड्स ऑफ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज। तो मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इतने इतने टाइम पीरियड के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 180 डेज यानी कि आपका 6 मंथ का हो गया मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम 1 मंथ का, तो 1 to 6 मंथ तक वेरी कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। कोटेड फॉर फ्यूचर डेट, और इसके अंदर फ्यूचर डेट का प्राइस रहता है, एक्सचेंज रेट रहता है, ठीक है। उसके बाद अदर टर्म्स जो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी हुई पढ़नी है वो है सबसे पहले बिड रेट, ठीक है। बिड रेट यानी कि इसको ना हम ऐसे भी कह सकते हैं बाय रेट है, कि किस प्राइस पर कोई बाय करेगा, ठीक है, यानी प्राइस एट विच डीलर विल बाय अनदर करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, यानी कोई दूसरी कंट्री की करेंसी को बाय करेगा जिस प्राइस पर डीलर कोई, उसको कहेंगे बिड प्राइस या बिड रेट, ठीक है। आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस क्या होता है? ऑफर मतलब जो कोई डीलर ऑफर कर रहा होगा, यानी सेल कर रहा होगा अपनी करेंसी को, ठीक है, तो जो जिस प्राइस पर सेल करेगा वही क्या है आपका आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस है। अब स्प्रेड या कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जैसे कि हमारा जो आस्क प्राइस है, ठीक है, और हमारा जो बिड प्राइस है, बेसिकली आस्क प्राइस किस लिए है? जो सेल कर रहा है उसके लिए, ठीक है, और बिड प्राइस किसके लिए? जो बाय कर रहा है उसके लिए। तो कोई भी व्यक्ति सेल ज़्यादा पे करना चाहेगा, बाय कम पे करना चाहेगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है? स्प्रेड कहलाता है, ठीक है, स्प्रेड कहलाता है। तो डीलर्स जनरली बाय एट लो, कम पे बाय करते हैं, सेल एट हाई, डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस इज स्प्रेड। जैसे बिड प्राइस, लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल कोट कर रखा है मैंने, बिड प्राइस $1 का 80 रुपीज़ है, आस्क प्राइस $1 का 80.5 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपका आस्क प्राइस माइनस में बिड प्राइस करेंगे तो निकल के आएगा स्प्रेड, ठीक है, और स्प्रेड कितना है? 0.5, और इसको हम डिनोट करते हैं पिप्स में यूजुअली, ठीक है, पिप्स के अंदर दिखाते हैं। अब पिप्स क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है। पहला हो गया सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, और चौथा हो गया आर्बिट्राजर्स, और पांचवे हो गए स्पेकुलेटर्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले सेंट्रल बैंक का काम रहता है किसी भी देश के, ठीक है, उसका काम क्या रहता है? वॉलेटिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है, जो भी वॉलेटिलिटी उस मार्केट में प्रिवेलिंग है उसको मेंटेन करने का काम रहता है सेंट्रल बैंक्स का। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स का क्या काम रहता है? वो अकाउंट होल्ड करते हैं, ठीक है, या तो वो खुद के लिए अकाउंट होल्ड करते हैं या फिर वो अपने क्लाइंट्स के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, करेंसीज को। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स का काम क्या रहता है? ये इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएशन मतलब मध्यस्थ का काम करते हैं, बीच में लिंक बनाते हैं, ठीक है, बिटवीन डीलर्स एंड बैंक्स। इसके अलावा आर्बिट्राजर्स क्या होता है? जैसे हमारी जो आर्बिट्राज की प्रोसेस रहती है, ठीक है, आर्बिट्राज की जो प्रोसेस रहती है उसके अंदर जो गेम गेम खेलता है, ठीक है, उसके अंदर जो गेन कमाने के लिए गेम खेलता है व्यक्ति, उसको कहते हैं आर्बिट्राजर। तो वो क्या करते हैं? प्रॉफिट बनाते हैं अपना, किसके माध्यम से? प्राइस डिफरेंस के माध्यम से। जैसे कि लेट सपोज हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर प्राइस डिफरेंस है, सेम करेंसी अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अलग अलग प्राइस पर है, तो वो जो डिफरेंस होगा उसके चलते ही वो गेन बनाने का सोचेंगे, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से कोट कर सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज हमारी जो डॉलर का प्राइस है, ठीक है, $1 का प्राइस है, वो यूएस मार्केट के अंदर 72 रुपीज़ है, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूं $1 का प्राइस, ठीक है, लेट सपोज सिंगापुर के अंदर, ठीक है, 70 रुपये। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? वो डॉलर यहाँ से खरीद के और यहाँ पर बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राइस का डिफरेंस है उसी के चलते यहाँ पर गेन कमा लेते हैं आर्बिट्राजर्स। स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? स्पेकुलेटर्स होते हैं बेसिकली ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं। ट्रेडर्स का काम क्या रहता है? बाय करना और सेल करना, ठीक है, वो बाय करते हैं, सेल करते हैं। जैसे ही फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, तो कम प्राइस पे बाय किया, हाई पे सेल कर दिया, तो बेसिकली वॉलेटिलिटी से वो पैसा कमाते हैं, ठीक है, और ये रिस्क टेकर्स होते हैं रियल। अब आगे चलते हैं, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है किसी भी, वो दो तरीके का होता है, या तो एप्रिसिएशन होता है या डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब हो गया इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इन कंपैरिजन टू बिफोर, मतलब पहले जो एक्सचेंज रेट था उससे ज़्यादा अगर अब हो गया है तो एप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन होगा डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट इन कंपैरिजन टू बिफोर, यानी पहले जो था उसके मुकाबले अब कम हो गया है तो उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले रेट को हम E0 से डिनोट करेंगे,
नए वाले रेट को हम E1 से डिनोट करेंगे, और जो इनके बीच में चेंज होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी E1 है यानी करंट में जो रेट है माइनस में जो पहले रेट था, तो वो निकल के आएगा अमाउंट ऑफ चेंज। अब यहाँ पर जब भी कोई करेंसी का पेयर बनता है, पेयर मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज का पेयर बनता है, लेट सपोज USD और INR। अब इसके अंदर USD INR का क्या मतलब है, ये हमारी बेस करेंसी, ये हमारी बेस करेंसी हो गई, ठीक है, और ये जिसके लिए हमने कोट करा है। अब इसके अंदर क्या है, USD INR का लेट सपोज प्राइस जो है अभी, ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है USD INR का मतलब कि $1 के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो अभी 83 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद वो थोड़े दिन बाद देखेंगे तो लेट सपोज वो 83.5 हो गया, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अपने को क्या करना है, 50 पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं पहले के मुकाबले $1 के लिए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हो गई है, यानी पहले हम सिर्फ 83 रुपये में $1 ले पा रहे थे, अब लेकिन 83.5 रुपये लग रहे हैं $1 के लिए, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और उसके साथ ही अगर हम USD को देखें, US डॉलर को, तो US डॉलर क्या हुआ होगा, एप्रिसिएट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी उसको 50 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं सेम $1 के लिए ही, तो इसीलिए उसका जो प्राइस है वो एप्रिसिएट हुआ है, जबकि हमारे इंडियन रुपीज़ का प्राइस क्या हुआ है, डेप्रिसिएट। तो जब भी एक करेंसी का प्राइस एप्रिसिएट होता है तो दूसरी का क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है। तो एप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यू एक्सचेंज रेट माइनस में ओल्ड एक्सचेंज रेट, यानी कितना वैल्यू में चेंज आया, और बेस के लिए ओल्ड एक्सचेंज रेट रखेंगे, E1 माइनस में E0 डिवाइड बाय E0, ठीक है। इसको 100 से इंटू कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया हुआ है मैंने, तो $2 दे रखा है यहाँ पर एक्सचेंज रेट, ओल्ड रेट था हमारा $1 का 80 रुपये, इसको E0 बोलेंगे, ठीक है। न्यू रेट है हमारा $1 का 80.5, इसको E1 बोलेंगे। यहाँ पर रुपीज़ डेप्रिसिएट हो रहा है क्योंकि पहले हम 80 रुपये में $1 ले पा रहे थे, अब 80.5 रुपये देकर $1 ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, 0.50। अब यहाँ पर एप्रिसिएशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अगर डॉलर को देखेंगे कितना एप्रिसिएट हुआ है, क्योंकि प्राइस तो रुपीज़ क्या हुआ है हमारा, डेप्रिसिएट हुआ है, तो डॉलर एप्रिसिएट हुआ है, कितना हुआ है, तो इसमें चेंज ऊपर लिखेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे बेस। बेस कौन सा होगा, ओल्ड वाला, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका कि कितने परसेंट एप्रिसिएशन हुआ है डॉलर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो तो डेप्रिसिएट हुई है, तो उसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। बेसिकली यहाँ से आप अगर रुपये को यहीं छोड़ दो, ठीक है, इस रुपये को यहीं छोड़ दो, तो 1 के बटे में क्या ले जाओगे, 80 ले जाओगे, तो पता चल जाएगा कि 1 रुपये के मतलब 1 रुपये कितने डॉलर्स के बराबर है। तो उसको निकालने के लिए हमने यही करा, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, किसका, इंडियन रुपीज़ का, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन है हमारा, इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, ठीक। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, एक येन था, उसकी वैल्यू इतनी थी डॉलर्स में 2007 में, 2008 में एक येन की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है पहले एप्रिसिएशन येन का अगेंस्ट डॉलर, मतलब येन एप्रिसिएट हुआ है तो कितना हुआ है। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, यानी एक करेंसी एप्रिसिएट होती है तो दूसरी डेप्रिसिएट होती है अगेंस्ट येन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे। तो पहले केस में हमें एप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर जो पुराना वाला रेट है इसको E0 बोलेंगे, नए वाले को E1 बोलेंगे। यहाँ पर चेंज निकाला हमने ये, ठीक है। फिर उसके बाद एप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज और नीचे रखेंगे ओल्ड वाला रेट, इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 6.35% क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। किसके अंदर, येन के अंदर, यानी येन ज़्यादा मजबूत हो गया है पहले के मुकाबले। और डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि $1 बराबर कितने येन। अभी तो हमें एक येन बराबर कितने डॉलर है वो दे रखा है, फिर हम निकाल लेंगे $1 बराबर कितने येन होगा, ठीक। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अगेन यहाँ पर 2007 वाला रेट है, ये E0 है, और 2008 वाला रेट हो गया E1। तो चेंज निकालेंगे सबसे पहले और नीचे रखेंगे सबसे पहले वाला रेट, इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पर अपना, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है। देखो करेंसी का ना 3 चीज़ें होती हैं, एक तो नोटेशन, ठीक है, एक कोटेशन, ठीक है। रेट तो आपको पता ही है। नोटेशन क्या है, बेसिकली
नोटेशन यानी कि कैसे नोट करेंगे उसको, यानी कैसे दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो नोटेशन में जैसे INR, तो INR क्या हो गया अपना, इंडियन रुपीज़ हो गया, ठीक है। ऐसे USD, तो USD क्या हो गया, US डॉलर हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर ये जो दो कैरेक्टर होते हैं ये अपने कंट्री को दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। और ये दिखाता है अपने डॉलर यानी कि करेंसी कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर R से रुपी हो गया अपना, ठीक है। और कोटेशन के अंदर ISO मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, कोड करता है, यानी करेंसी को कोड देता है वो, ठीक है। कोड्स देता है, वो कोड की लिस्ट जारी करता है। जैसे कि लेट सपोज 4217 अपना डॉलर्स का कोड है, तो ऐसे करके वो हर देश की करेंसी को एक कोड देता है, ठीक है, यूनिक कोड। और रेट तो जिस रेट पर एक्सचेंज होना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, तो जब एक यूनिट फॉरेन करेंसी इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ सम नंबर ऑफ होम करेंसी, यानी होम करेंसी को आप बेस करेंसी मान रहे हो और दूसरी करेंसी को कोट कर रहे हो, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट कोट। एग्जाम्पल के लिए होम करेंसी अपनी क्या है, रुपीज़ है, तो 81 रुपीज़ पर डॉलर, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट कोटेशन। इसी को उल्टा कर दिया जाए कि यानी कितने डॉलर पर रुपीज़, तो उसको कहेंगे अपन इनडायरेक्ट कोटेशन, यानी बेस करेंसी आपकी क्या बन जाए, फॉरेन करेंसी बन जाए। इस केस में, हमारे पहले केस में डायरेक्ट कोटेशन में होम करेंसी क्या बनती है, बेस करेंसी बनती है, और इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, फॉरेन करेंसी बेस करेंसी बन जाती है, यानी यहाँ पर डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे हम। बेसिकली इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, 1/81 कर दिया है, तो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉस रेट, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं या क्रॉस रेट भी बोलते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सचेंज रेट ऑफ दोज करेंसीज विद अ थर्ड करेंसी इज नोन एज क्रॉस रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर क्रॉस एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज, और वो दोनों ही करेंसी कैसी करेंसी है, नॉन डॉलर, यानी डॉलर नहीं है उसके अंदर, दोनों करेंसी के अंदर, ठीक है। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सचेंज रेट ऑफ दोज करेंसीज विद अ थर्ड करेंसी, और उनका निकालने के लिए हमने किसका यूज किया है, डॉलर एज अ कॉमन करेंसी। यानी बेसिकली अगर इसको हम ऐसे समझे, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, इससे समझते हैं। जैसे $1 रुपये में 83 रुपये के बराबर है, जबकि $1 यूरो में 0.9215 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही नॉन डॉलर करेंसी हैं, रुपये भी और यूरो भी, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये कॉमन करेंसी हो गई। तो बेसिकली इसको हम बेसिक मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि रुपए और यूरो में क्या संबंध है, यानी इनका एक्सचेंज रेट क्या होगा। हमें इसको कॉमन करेंसी को बेस मानते हुए इन दोनों का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है। तो ये तो बेसिकली बेसिक मैथ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसको हम दर्शाएंगे कैसे वो नीचे बताऊंगा मैं, ठीक है। हेयर बाय दीज टू एक्सचेंज रेट्स वी कैन फाइंड थर्ड रेट फॉर रुपीज डॉलर, दैट इज क्रॉस रेट, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो मैंने ये पहले जनरली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है वो दिखाया है। तो डॉलर बराबर कितना है, ₹83। अब यहाँ पर डॉलर इक्वल टू इसके है, तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 83 बराबर किसके हो जाएगा, यूरो में 0.9215। अब यहाँ पर मेरे को लेट सपोज €1 का पता करना है कि रुपये में कितना होगा, तो मैं यूरो को इधर ही छोड़ दूंगा और इसके बटे में जो है उसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आया, 90.071, ठीक है। तो ये क्रॉस रेट हो गया अपना किसका, यूरो और रुपीस का। अब इसी को हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी ए, ठीक है, अपॉन में एक्सचेंज रेट ऑफ कॉमन करेंसी, यानी यहाँ पे हमने डॉलर लेना है और यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, डॉलर लेना है, और यहाँ पर अपने क्या लेना है, इंडियन रुपीस, और यहाँ पर आपने क्या लेना है, यूरो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को आप इस दोनों जगह क्या लेना है, कॉमन करेंसी को, और इधर करेंसी ए का एक्सचेंज रेट और इधर करेंसी बी का। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी, तो आप देखेंगे सेम आंसर आया अपना, ठीक है। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है पिप्स एंड स्प्रेड। ऊपर भी मैंने बात करी थी इसकी हालांकि, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पिप क्या होती है। तो एज इंडियन मार्केट आप लोगों को पता है कि मैं इन्वेस्टर भी, ठीक है, और थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता हूँ। तो इंडियन मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा हम फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं फॉरेक्स को सीख रहा हूँ, नई चीज़, ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, हम करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। तो उधर जब करेंसी ट्रेड होती है वो पेयर्स में होती है, जैसे बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारा USD INR पेयर हो गया,
ठीक है, ये पेयर ऑफ करेंसीज है, इन दोनों को पेयर बना रखा है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई हो गया, जापानीज येन, ठीक है, जेपीवाई मतलब जापानीज येन, जिसमें दो जो आगे के कैरेक्टर है वो कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा आपका EUR, ठीक है, यूएसडी, यूएसडी EUR ये होता है, ठीक है। यूरोपियन, यूरोप का हो गया करेंसी, और यूएस डॉलर हो गया। तो ऐसे करके इन पेयर्स में अपन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। अब बेसिकली वहां पर हर एक पेयर के लिए एक तो आस्क रेट होगा, आस्क रेट और बिड रेट मैंने ऊपर बता दिया। एक आस्क रेट होगा और एक बिड रेट होगा। बिड रेट बेसिकली वो जिस पर कोई बायर बाय करना चाह रहा है, आस्क रेट बेसिकली वो जिस पे सेलर कोई सेल करना चाह रहा है। तो इन दोनों के बीच में मैंने बताया था डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, क्यों होता है? वो डिफरेंस होता है बेसिकली स्प्रेड, मैंने बताया ऊपर, ठीक है। स्प्रेड वही कॉस्ट है आपकी, जैसे जो मार्केट मेकर है, यानी जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड करने के लिए, तो उसको भी अपना हिस्सा चाहिए कुछ। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मार्केट मेकर के पास जाता है, वो कॉस्ट है एक तरह से आपकी, उसी को स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क और बिड रेट होते हैं तो बेसिकली आस्क और बिड रेट में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर जो आस्क और बिड रेट के अंदर जो चेंज होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको पिप कहते हैं, ठीक है। तो पिप को हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, या पिपेट्स भी कह सकते हैं, या लॉट्स भी कह सकते हैं। तो इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज बिटवीन वैल्यू ऑफ टू करेंसीज, यानी दो करेंसी के बीच में जो चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है जिसको पिप कहता है, पिप कहते हैं, ठीक है। तो इट इज यूजुअली द लास्ट डेसिमल प्लेस ऑफ अ प्राइस कोड, मतलब जितना भी आपका प्राइस कोड होता है उसका लास्ट डेसिमल प्लेस ही एक तरह से पिप होता है। जैसे कि EUR USD का बताया मैंने कि वो 1.1050 पे था, थोड़ी देर बाद देखा तो 1.1051 पर पहुंच गया। तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट डिजिट के अंदर कितना चेंज आया, तो +1 का चेंज आ रहा है। तो ये जो +1 का चेंज आया है इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, 4 डेसिमल तक हो सकता है ये, ठीक है। इसको ही बोलेंगे हम एक पिप हो गया, ये एक पिप का चेंज है, ठीक है। अब बेसिकली मोस्टली जो होते हैं ना पेयर्स जितने भी हैं उनका 4 डेसिमल तक ही जाता है, पिप जो होता है 4 डेसिमल तक ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी करेंसीज भी हैं जिनको 2 डेसिमल पर ही रखा जाता है बस, ठीक है। जैसे कि जापानीज येन जो है अपना, यानी उसका जो एक पिप होगा वो 0.01 ही होगा बस, ये एक पिप हो गया, ठीक है। जबकि अभी आपने देखा EUR USD का क्या है, 0.0001 है, ठीक है, 4 डेसिमल तक। अब जो नेक्स्ट चीज़ है स्प्रेड, वो मैंने अभी यहाँ पर भी बताया आपको, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क, या फिर कह सकते हैं बाय और सेल प्राइस या रेट ऑफ अ करेंसी पेयर इज कॉल्ड स्प्रेड। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको एग्जांपल से, ठीक है। तो आस्क रेट माइनस में बिड रेट, यही आपका स्प्रेड होता है। तो दो तरह के स्प्रेड होते हैं आपके, ठीक है, दो तरह के स्प्रेड होते हैं। एक तो होता है टाइट स्प्रेड और एक होता है वाइड स्प्रेड। टाइट स्प्रेड क्या है, बेसिकली जब बहुत कम माइन्यूट चेंज हो, ठीक है, यानी सेल और बाय, जो आस्क, सेल मतलब क्या हो गया आपका आस्क, ठीक है, और बाय मतलब क्या हो गया बिड। तो आस्क और बिड के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो तो उसको टाइट स्प्रेड बोलेंगे, मतलब बहुत कम सा डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर देखोगे इन दोनों के बीच में, ये अफ्रीकन करेंसी और यहाँ पर यूएस डॉलर के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको कहेंगे वाइड स्प्रेड। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं ना वो हमेशा टाइट स्प्रेड वाली करेंसी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सेफ होती है कंपैरेटिवली, जबकि ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होने की वजह से ये थोड़ा रिस्की है। स्प्रेड कैन ऑल्सो भी अंडरस्टूड एज कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो मार्केट मेकर होता है बेसिकली उसका जो हिस्सा होता है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, और वो स्प्रेड का ही हिस्सा होता है, ठीक है, स्प्रेड ही उसका हिस्सा होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि आउटराइट कोट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं करेंसीज का, और वो भी मैं अभी कर दूंगा, ठीक है, जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जब तक आप इसको देखो, और कोई भी अगर डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट में देख लेना, ठीक है, कमेंट में लिख देना, और बाकी जब तक पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।